ये डायरी मेरी 100 मौतों का पूरा रिकॉर्ड है और सबसे मुश्किल मौत बुढ़ापे से मरना है। मौत को सही मायने में समझने के लिए मैंने डायरी की हर बात मानने का फैसला किया और अपनी मौतों का पूरा रास्ता तय कर लिया, क्योंकि मुझे मिला था एक बेकार सा टैलेंट। मैं किसी की ताकत तभी कॉपी कर सकता था जब वो मुझे मारता। जागृति वाले दिन सब मुझे घर में सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन मैं सीधे युद्ध भूमि की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे खुद मरना था। और मौत के उसी पल मैंने अपनी पहली क्षमता हासिल कर ली। 10 साल बाद वाले मेरे ही रूप में मेरे लिए एक डायरी छोड़ी थी जिसमें मेरा पूरा भविष्य लिखा था। मैंने उत्साह से उसे खोला, लेकिन पहली ही लाइन देखकर सन्न रह गया। उसमें लिखा था, कल तुम्हें मरना होगा और उसके बाद एक इंसान को मारना होगा। गुस्से में मेरा मन किया कि डायरी फाड़ दूं, लेकिन आगे जो लिखा था उसने साबित कर दिया कि ये सचमुच मैंने ही लिखी। फिर उसने बताया, तुम अभी 12वीं में और कल तुम्हारी जागृति होगी। तुम्हें दुनिया का इकलौता EX टैलेंट डेथ कॉपी मिलेगा जो तुम्हें मारने वाले की ताकत कॉपी कर देगा। मैं झुंझला उठा। मरने के बाद ताकत मिलने का क्या फायदा? इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बेकार टैलेंट कहा जाता है। इसलिए तुम्हें चैंग बिंग के हाथों मरना हो, क्योंकि उसके पास है डेथ रिवाइंड। 12 घंटे। मरते ही वो 12 घंटे पीछे लौट आता है। अगर तुम्हारी और उसकी शक्ति मिल गई, सोचो क्या होगा। ये पढ़ते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर ये सच निकला तो दोनों टैलेंट मिलकर मुझे दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत देंगे, अनलिमिटेड कॉपी। फिर भी मुझे पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर बात झूठ निकली तो कीमत मेरी जान होगी। इसलिए पहले मुझे इसकी सच्चाई परखनी थी और ये भी तय करना था कि मेरी मौत उसी के हाथों, वरना सब खत्म। मैंने अगला पन्ना खोलना चाहा, लेकिन वो खुला ही नहीं। लगता है उस पे कोई रोक लगी थी। डायरी रखकर मैं बिस्तर पर लेट गया और कल की योजना बनाते बनाते सो गया। अगली सुबह 12वीं के सभी छात्र मैदान में इकट्ठा थे। सबके सामने एक काला धातु का गोला रखा था। यही सबकी जागृति होने वाली थी। भीड़ में मैंने तुरंत चेंग बिंग को पहचान लिया। वो मेरा क्लासमेट था और स्कूल का मशहूर अमीर लड़का भी। मैं सीधा फांग लिंगलिंग के पास पहुंचा। फोन बंद होने का बहाना बनाया, उसका मोबाइल लिया, एक मैसेज भेजा, रिकॉर्ड मिटाया और वापस लाइन में आ गया। कुछ ही देर में मेरी बारी आ गई। मैं धातु के गोले के अंदर गया और मशीन पर हाथ रख दिया। उस गोले के अंदर बाहर की कोई आवाज नहीं आती थी, न कोई रोशनी, न कोई चमत्कार, क्योंकि इस दुनिया में अपना टैलेंट किसी को बताना सबसे बड़ी गलती है। जागृति के बाद हर कोई चुपचाप लाइब्रेरी जाता है और अपनी ताकत के मुताबिक तकनीक चुनता है। कुछ ही पल बाद मेरे दिमाग में जागृति का संदेश गूंजा। सब कुछ डायरी में लिखे जैसा ही था। अब मुझे यकीन हो गया, मुझे सचमुच एक बार मरना पड़ेगा। बाहर निकलते ही मैं लाइब्रेरी नहीं गया, बल्कि स्कूल के पीछे वाले सुनसान जंगल में पहुंच गया। करीब 10 मिनट बाद एक सुनहरे बालों वाला लड़का वहां आया। वो था चैंग बिंग। वो फांग लिंगलिंग का नाम पुकार रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ किसने बुलाया। तभी मैं उसके सामने आ गया। मुझे देखकर वो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां मैं मिलूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा टैलेंट डेथ रिवाइंड 12 घंटे है। सही कहा ना? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी यही प्रतिक्रिया मेरे शक की सबसे बड़ी पुष्टि थी। अब मेरे प्लान का अगला हिस्सा शुरू हो सकता था। मैं सिर्फ तुम्हारा टैलेंट ही नहीं जानता, ये भी जानता हूँ कि तुम इस स्कूल में क्यों आए। अपने पुराने स्कूल में तुमने एक छात्र पे हमला किया था। पैसों के दम पे सजा से बच निकले, लेकिन कब तक बचोगे? मैं सबके सामने तुम्हारा सच खोल दूंगा, तुम्हारे अपराध भी और तुम्हारा टैलेंट। तुम्हारे सारे गुनाह और तुम्हारा टैलेंट भी सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे, या तो कानून तुम्हें सजा देगा या फिर तुम्हारे टैलेंट के लालची लोग तुम्हारा शिकार करें। किसी भी हाल में तुम बच नहीं पाओ। इतना सुनते ही मुझे समझ आ गया, अब वक्त आ चुका है। मैं खुद उसके पास गया और उसके हाथ में एक चाकू थमा दिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे अभी मार दो। अपना आपा खो चुका चेंग बिंग बिना सोचे चाकू मेरे सीने में घोंप देता है। तेज दर्द की लहरें मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगी। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मरते मरते भी मैं बड़बड़ाया। इस पागलपन का असर होने में इतना वक्त क्यों लगा? जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। बीच में एक सुनहरा प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वो मेरी तरफ उड़ता हुआ आया और मेरे शरीर में समा गया। उसी पल मेरे दिमाग में नई जानकारी उभर आई। अचानक मेरे भीतर एक जबरदस्त शक्ति उमड़ पड़ी। फिर सब कुछ दोबारा अंधेरा हो गया। जब होश आया मैं अपने ही कमरे में था। मैंने तुरंत घड़ी उठाकर देखी। तारीख 7 जून, समय रात के 1:07 और जागृति आज दोपहर 12 बजे होनी थी। यानी मैं ठीक 12 घंटे पीछे लौट आया था। तभी पूरे शरीर में भयानक थकान छा गई। ये डेथ रिवाइंड का साइड इफेक्ट था। हर बार समय में लौटने पर मानसिक शक्ति कम हो जाती है और शरीर अब भी मौत का दर्द महसूस करता है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो रही हो। इस मानसिक थकान से उबरने का सिर्फ एक ही तरीका था, नींद। अगर बार बार इसका इस्तेमाल किया तो इंसान अपनी अक्ल तक खो सकता है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम था डायरी का अगला पन्ना पढ़ना। मैं मेज के पास गया और डायरी खोल दी। जो पन्ना पहले नहीं खुल रहा था अब आसानी से खुल गया। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो पहला कदम सफल हो चुका है। अब दूसरे चरण की बारी है। चैंग बिंग के जागने से पहले उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। मुझे पता है ये बात मानना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन पहले पूरी बात सुनो, फिर तुम्हारे मन में कोई झिझक नहीं बचेगी। अभी इंसानों का पलड़ा भारी है, लेकिन 10 साल बाद चैंग बिंग ही इंसानों के विनाश की वजह बनेगा। अपनी अमरता जैसी ताकत के दम पर वो इंसानों का 9वां महान योद्धा बनेगा। लेकिन एक दिन वो अपने ही साथियों की हत्या कर देगा और इंसानों की रक्षा योजना लेकर दुश्मनों से जा मिलेगा। उसी की वजह से इंसानों की पहली रक्षा पंक्ति टूट जाएगी। इसलिए याद रखो, तुम किसी मासूम को नहीं, एक गद्दार को खत्म कर रहे हो। ये सब इंसानों और अपने परिवार की रक्षा के लिए है। ये पढ़ते ही मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। सच कहा है, खुद को सबसे अच्छी तरह इंसान खुद ही समझता है। इसके बाद डायरी ने मुझे बिना हाथ गंदे किए काम निकालने का तरीका बताया। मैंने पूरे काले कपड़े पहने, टोपी और मास्क भी लगा लिया। फिर एक सफेद कागज पर लाल पेन से एक खास निशान बनाया, उसे दिल के आकार में मोड़ा और जेब में रख लिया। इसके बाद मैं घर से निकल पड़ा, सीधे पास के मेट्रो स्टेशन पहुंचा। दूसरे गेट के पास बने अखबार स्टॉल पर रुका, चारों तरफ देखा और वो कागज दरवाजे के नीचे सरका दिया। फिर तय इशारे के मुताबिक दरवाजे पर कुछ बार दस्तक दी और तुरंत वहां से लौट आया। अगर सब योजना के मुताबिक हुआ तो चैंग बिंग आज की रात नहीं देख पाएगा। मैंने जो तरीका अपनाया वो दुश्मन संगठन का गुप्त संपर्क संकेत था, जिसकी जानकारी सिर्फ उनके बड़े नेताओं को होती है। ये वही लोग हैं जो इंसानों से गद्दारी करके दुश्मनों का साथ देते हैं और इंसानी प्रतिभाओं की हत्या करवाते हैं। इसीलिए जागृति के बाद अपना टैलेंट किसी को नहीं बताया जाता। अगला दिन आ गया, सब कुछ पहले जैसा ही था। सभी छात्र मैदान में लाइन लगाकर खड़े थे। तभी हमारी क्लास की बारी आने वाली थी। क्लास
टीचर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जागृति के बाद सब सीधे क्लास में आना, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। किसी को समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या है। जागृति पूरी होने के बाद सब वापस क्लास में आ गए। कुछ छात्रों ने तभी नोटिस किया आज चैंगबिंग स्कूल नहीं आया। सब उसके बारे में बातें ही कर रहे थे। तभी क्लास टीचर अंदर आए। उन्होंने बताया चैंगबिंग की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही पूरी क्लास में हड़कंप मच गया और फिर स्कूल के नए नियम सबको बताए। स्कूल ने सभी छात्रों के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। हर छात्र को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही अभ्यास के लिए विशेष ब्लड सीरम भी मिलेगा ताकि सभी जल्द से जल्द मजबूत बन सकें। अब हर महीने शक्ति परीक्षण होगा। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे अतिरिक्त छात्रवृत्ति मिलेगी। आखिर में टीचर ने बताया कि कल क्यूई और ब्लड पावर की जांच होगी। घर पहुंचते ही मैंने फिर से अपनी डायरी निकाली। इस बार अगला पन्ना भी खुल गया, लेकिन इस बार पन्ना पहले से बिल्कुल अलग था। उसमें एक छोटा सा खांचा बना हुआ था जिसके अंदर एक काला कीड़ा रखा था। मुझे हैरानी तो हुई, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सीधे डायरी पढ़नी शुरू। बधाई हो 10 साल पुराने मेरे रूप, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो पहला मिशन सफल रहा। अब तुम्हारे पास 2 टैलेंट हैं और तुम्हारा असली सफर शुरू हो चुका। अब सबसे जरूरी काम है 6 महीने बाद होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी। तुम्हें हर हाल में लॉन्गजिंग मार्शल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा। यही तुम्हारे भविष्य की सबसे अहम कड़ी है। अब उस कीड़े के बारे में सुनो। इसे विजडम वर्म कहते हैं। ये एक बेहद रहस्यमयी प्रजाति है। इनमें लड़ने की ताकत नहीं होती, लेकिन हर पीढ़ी में एक कीड़ा 3S टैलेंट बुक ऑफ विजडम जागृत करता है। इसी तरह उनका ज्ञान आगे बढ़ता है। हर नया विजडम वर्म अपनी पिछली पीढ़ियों की सारी यादें लेकर जन्म लेता है। इसी वजह से दुश्मन जातियां इंसानों के टैलेंट के बारे में इतना जानती हैं। बुक ऑफ विजडम में अनगिनत वर्षों का ज्ञान दर्ज है। इंसानों और दूसरी जातियों के लगभग सभी टैलेंट का रिकॉर्ड। ये कीड़ा भविष्य में अनगिनत बलिदानों के बाद पकड़ा गया था। मैंने इसे लंबे समय तक पाला और इसके अंदर एक धीमा जहर तैयार किया। इसके काटते ही 2 घंटे के भीतर मौत तय है। मैंने इसकी बुक ऑफ विजडम में भी कुछ बदलाव किए हैं। मैंने भविष्य के 10 सालों की युद्ध से जुड़ी सारी यादें मिटा दी हैं, क्योंकि अगर तुम्हें भविष्य पहले ही पता चल गया तो बटरफ्लाई इफेक्ट सब बदल सकता है। अब तुम्हारा काम है पहले इसका टैलेंट हासिल करना और फिर इसे मार देना। इसकी लाश भी तुम्हारी ताकत बढ़ाने की दवा बनेगी। यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद ही डायरी दोबारा खोलना। ये पढ़ते ही मैंने उस कीड़े को अपनी त्वचा पर रख दिया। कुछ ही पल बाद उसने मुझे काट लिया। मैंने तुरंत उसे मारकर संभाल लिया और मौत का इंतजार करते हुए बिस्तर पर लेट जब दोबारा आंख खोली मैं फिर उसी अंधेरी दुनिया में था। इस बार मेरे दिमाग में एक नया टैलेंट दर्ज और तभी एक आवाज गूंजी, मैं सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम हूँ, आपकी सेवा के लिए तैयार। मैं एक पल के लिए चौंक गया और हंसते हुए बोला, ये तो किसी चीट सिस्टम जैसा लग रहा है। पूछताछ करने पर मुझे इसकी सारी क्षमताओं का पता चला। पहली क्षमता विश्लेषण और पहचान। ये किसी भी इंसान या दूसरी जाति का टैलेंट पहचान सकता था, साथ ही हर दुर्लभ खजाने की भी पहचान कर सकता था। दूसरी क्षमता मार्गदर्शन। ये अभ्यास के दौरान हर सही तरीका और हर गलती बता देता था। मार्शल आर्ट से लेकर लड़ाई की तकनीक तक सब सुधार सकता था। तीसरी क्षमता शायद भविष्य वाले मेरे बदलाव का नतीजा थी। ये एक सिस्टम पैनल की तरह मेरे शरीर की सारी जानकारी दिखाता था। ये सब देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर भविष्य वाला मैं इतना ताकतवर कैसे बन गया। उसकी हर तैयारी मानो इंसानी समझ से भी आगे थी। होश में आते ही मैंने सिस्टम से अपने शरीर का पूरा विश्लेषण कराया और उसने मेरे लिए सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग तकनीक चुन दी, साथ ही सबसे असरदार श्वास विधि। ये श्वास विधि समझ और अभ्यास की रफ्तार दोनों बढ़ाती थी। दोनों तकनीकें दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। उन्हें मिलते ही मैंने बिना देर किए अभ्यास शुरू कर दिया। सिस्टम की मदद से मैंने श्वास विधि तुरंत सीख ली। सिर्फ एक चक्र पूरा होते ही मेरी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। लेकिन असली मुश्किल शारीरिक प्रशिक्षण था। वो बिल्कुल आसान नहीं था। वो सिर्फ नकल नहीं करता था, बल्कि कई जातियों की तकनीकों को मिलाकर सबसे बेहतरीन तरीका तैयार करता था और शरीर की हालत देखकर खुद ही सही तकनीक चुन लेता था। मेरे जैसे शुरुआती इंसान के लिए ताकत, गति और शरीर तीनों पर बराबर ध्यान देना जरूरी था। इन तीनों की नींव मजबूत हुई तो भविष्य भी मजबूत होगा। लेकिन इनका अभ्यास च से भी ज्यादा कठिन था। सिर्फ पहली तकनीक ने ही मुझे पूरी तरह थका दिया। किसी तरह तीनों तकनीकें पूरी की और मैं वहीं गिर पड़ा। पूरा शरीर जवाब दे चुका था और मुझे जोरों की भूख लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बैल भी खा जाऊं। तभी बाहर से छोटे भाई की आवाज आई, भैया खाना तैयार है। मैं फौरन उठकर बाहर भागा। माँ पापा बस मुझे देखते रह गए। मैंने कुछ ही मिनटों में मेज पर रखा सारा खाना खत्म कर दिया। पापा पहले तो हैरान रह गए, फिर खुशी से बोले, जल्दी और खाना लाओ, ये जितना ज्यादा खाएगा इसकी ताकत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। माँ भी मुस्कुराते हुए तुरंत रसोई की तरफ दौड़ गई। अगली सुबह मैं जल्दी ही स्कूल पहुंच गया। आज क्यूई और ब्लड पावर का टेस्ट था। टेस्ट शुरू होने से पहले क्लास टीचर ने नियम समझाया, 20 से ऊपर स्कोर होगा तो सामान्य मार्शल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, 40 से ऊपर तो टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी का मौका मिलेगा, 70 से ज्यादा तो देश की सबसे बड़ी मार्शल यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे और मुझे हर हाल में लॉन्गजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। फिलहाल मेरा ब्लड पावर सिर्फ 4.1 था। ये सुनकर मेरा सिर घूम गया। इंतजार करते हुए मैंने सिस्टम से सबका डेटा देखना शुरू किया। क्लास में सबसे ज्यादा फांग लिंगलिंग का स्कोर 0.9 था। बाकी ज्यादातर छात्रों का 0.8 के आसपास था। वैसे आम इंसान का ब्लड पावर सिर्फ 0.6 होता है, इसलिए नए जागे छात्रों का इतना होना भी असामान्य नहीं। तभी अचानक ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा जोर से खुला। कई नाइट वॉकर अंदर घुस आए और पूरे हॉल को घेर लिया। नाइट वॉकर इंसानी सेना की विशेष सुरक्षा इकाई थी। इनका काम था गद्दारों और छिपे दुश्मनों का सफाया करना। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए? तभी पोनीटेल बांधे एक महिला आगे आई। मैंने तुरंत सिस्टम से उसकी जानकारी देखी। नाम अज्ञा, ब्लड पावर 3548, तीसरे स्तर की मध्य श्रेणी की योद्धा। इतनी ताकत सिर्फ बड़े योद्धाओं के पास होती है। महिला ने सबको शांत कराया और अपना परिचय दिया। मैं तीसरे सुरक्षा क्षेत्र की नाइट वॉकर टीम की कप्तान शियारू हूँ। हमें शक है कि तुम लोगों के बीच एक घायल गद्दार छिपा हुआ है। सब लोग हमारी तलाशी में सहयोग करें। गद्दार का नाम सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। हर छात्र के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी बेरहमी से हर कोई वाकिफ था। कोई भी छात्र उनका सामना नहीं कर सकता था। शियारू सबको शांत
कराने ही वाली थी कि तभी भीड़ में छिपा एक आदमी अचानक हमला कर बैठा। उसने पास खड़े छात्र के सीने में चाकू घोंप दिया और फांग लिंगलिंग को बंधक बना लिया। उसकी गर्दन पर चाकू रखकर वो शियारू को घूरने लगा। कैप्टन शिया, अगर मैं नहीं बचा तो ये लड़की भी नहीं बचेगी। अभी अभी जागी है और इसका ब्लड पावर 0.9 है। इतनी अच्छी प्रतिभा यूं ही मर जाएगी। शियारू बेहद गुस्से में थी, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें फिलहाल पीछे हटना पड़ा। वो आदमी फांग लिंगलिंग को पकड़कर धीरे धीरे बाहर जाने लगा, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। मेरी नजर जमीन पर पड़े एक शव पर टिक गई। वो था ली डोंग, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हम बचपन से साथ थे। हमने वादा किया था कि जागृति के बाद साथ मिलकर मोर्चे पर लड़ेंगे, लेकिन आज वो मेरे सामने खून में लथपथ पड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। चिंता मत करो, तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी।